नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। 108 दिन की यात्रा करने के बाद भारत जोड़ो यात्रा आखिरकार यूपी में एंट्री कर गई। राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश पहुंच गए। यात्रा में ब्रेक से पहले राहुल गांधी तपस्वी थे, आज वो योद्धा बन गए। यात्रा में जब ब्रेक हुआ तो उनकी पार्टी ने खुलकर कहा था कि राहुल गांधी विपक्ष के पीएम कैंडिडेट होंगे। शायद इसीलिए यात्रा के इंटरवल से पहले पार्टी ने उनकी इमेज बिल्डिंग में उन्हें तपस्वी के तौर पर प्रोजेक्ट किया था। सारा जोर तपस्वी इसी शब्द पर था और ये शब्द आपने खूब सुना होगा। इसमें राहुल गांधी की टी शर्ट का भी जिक्र कई बार आया। दिल्ली की सर्दी और 3000 किलोमीटर की यात्रा में फिजिकल फिटनेस की बातें हुई। और आज जब यात्रा का दूसरा फेज शुरू हुआ तो राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी अपने भाई के लिए एक नया एडजेक्टिव लेकर के आई। उन्होंने कहा कि मुझे अपने बड़े भाई पर बेहद गर्व है, मेरे भाई योद्धा हैं, ये ना कभी बिके ना कभी बिकेंगे। बड़े बड़े नेता बिक गए लेकिन राहुल गांधी को कोई खरीद नहीं सकता। तो क्या विपक्षी एकता की बैक चैनल डिप्लोमेसी के बीच कांग्रेस और प्रियंका ने राहुल गांधी की यह पोजीशनिंग की है कि वो सबसे अलग हैं, उन्हें कोई खरीद नहीं सकता, उन्हें कोई झुका डरा नहीं सकता, उन्हें दूसरों की तरह ना समझा जाए। कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी योद्धा हैं तो बीजेपी के लिए राहुल गांधी कंफ्यूज्ड है। बीजेपी ने आज राहुल गांधी को कंफ्यूज्ड बताते हुए उनके लिए 4 नए शब्द इस्तेमाल किए। ये चारों शब्द चिर से शुरू होते हैं। चिर युवा, चिर भ्रमित, चिर कुपित, चिर व्याकुल। हिंदी में चिर शब्द का मतलब होता है हमेशा। बीजेपी ने आज पूछा कि 4 पीढ़ियों से राहुल गांधी डिस्कवरी ऑफ इंडिया ही कर रहे हैं, भारत की खोज ही चल रही है, आखिर ये चिर यात्रा कब तक चलेगी? बहरहाल राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि बीजेपी की नफरत की दुकान के सामने हर शहर, हर गांव, हर ब्लॉक में, हर स्तर पर कांग्रेस की फ्रेंचाइजी देकर मोहब्बत की दुकानें खुलवानी है। अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी सब ने यूपी में राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत किया है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि इसमें वो शामिल भी होंगे या नहीं होंगे। कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित है। बीजेपी जिस तरह राहुल की यात्रा को टारगेट कर रही है उसका संकेत भी यही है कि वो इसे हल्के में तो नहीं ले रही। तो क्या यह माना जाए कि राहुल गांधी अब विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं? वैसे 2 चुनावों में वो खुद को मोदी का सबसे बड़ा चैलेंजर बताते रहे हैं। पिछले 2 चुनावों में जो नहीं हो पाया, क्या इस बार वो होगा? क्या राहुल गांधी के लिए फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसे यूरेका मोमेंट कहा जाता है? क्या राहुल और उनकी पार्टी ने मोदी को हराने का फॉर्मूला क्रैक कर लिया है? आज कुरुक्षेत्र में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। सबसे पहले आपको हम प्रियंका गांधी ने आज राहुल गांधी के बारे में कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए, कैसे उन्हें और नेताओं से अलग बताया, कैसे बताया राहुल गांधी को कोई खरीद नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, सुनिए। और मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा है, योद्धा है। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। गर्व है मुझे इन पर। प्रियंका गांधी ने अपने भाई को यूं ही योद्धा नहीं कहा। राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर जितनी भी बातें हुई, आज उसके बाद प्रियंका गांधी ने भी इसका जिक्र किया। राहुल गांधी दरअसल आज भी वही सफेद टी शर्ट पहने हुए थे। प्रियंका ने कहा, लोग मुझसे भी कहते हैं राहुल गांधी इतनी सर्दी में एक टी शर्ट पहनकर चलते हैं, उन्हें ठंड नहीं लगती, आप उन्हें बचाइए। तो सुनिए प्रियंका गांधी क्या जवाब देती हैं। कोई मुझे पूछ रहा है कि आपके भाई को ठंड नहीं लगती, छोटी सी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं ठंड में, ठंड से इन्हें बचाओ। किसी ने मुझे कल कहा भाई ठंड से इन्हें बचाओ, जैकेट तो पहनवा लो।
फिर किसी ने मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए? अब कश्मीर जा रहे हैं, पंजाब से गुजरेंगे, तमाम लंबी यात्रा करेंगे कश्मीर तक, डर नहीं लगता? तो नहीं, मेरा जवाब ये है कि ये सत्य का कवच पहन के चल रहे हैं। भगवान इनको सुरक्षित रखेगा और जब तक आप सब इस देश की सच्चाई को पहचानेंगे तब तक भगवान इस देश की सच्चाई को सुरक्षित रखेगा। कांग्रेस पार्टी ये कहेगी कि भारत जोड़ो यात्रा बहुत कामयाब है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। प्रियंका गांधी अपने भाई के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगी कि वो योद्धा हैं, वो डरते नहीं, उन्हें कोई खरीद नहीं सकता, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन आप बॉडी लैंग्वेज अगर आज देखें प्रियंका गांधी की और कांग्रेस के और नेताओं के तेवर भी आप देखें तो वो ये मानते हैं कि इस बार राहुल गांधी की यात्रा कोई कमाल उनके लिए जरूर करेगी। बहरहाल प्रियंका के लिए, कांग्रेस के लिए राहुल गांधी योद्धा हैं, उन्हें ठंड नहीं लगती, वो तपस्वी हैं। लेकिन बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी और कुछ नहीं, सिर्फ कंफ्यूज्ड हैं, मोदी विरोध में मोदिया बिंद के शिकार हैं, चिर व्याकुल, चिर कुपित, चिर भ्रमित है। भारत की राजनीति के चिर युवा और चिर व्याकुल, जो चिर कुपित भी हैं और चिर भ्रमित भी हैं, जो सदैव क्रोध में रहते हैं और सदैव भ्रम में रहते हैं, राहुल गांधी जी अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में भ्रमण करते करते भारत का भ्रम के और शिकार हो गए। भारत को समझिए, भारतीयता को समझिए, यह प्राचीन राष्ट्र है। वी आर द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। हम एकमात्र प्रागैतिहासिक राष्ट्र हैं, सनातन राष्ट्र हैं, चिरंतन राष्ट्र हैं। आपको लगता है कि वो कंफ्यूजन है? मुझे लगता है 4 पीढ़ी के बाद भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया चल ही रही है, अभी भारत की खोज चल ही रही है। ये महोदय सदैव कंफ्यूज रहते हैं। हिंदू और हिंदुत्व में भी कंफ्यूज थे, विदेश नीति पे भी कंफ्यूज हैं, अर्थनीति पे भी कंफ्यूज रहते हैं, कोविड को मोविड बोल देते हैं, क्योंकि इनकी आंखों में मोदी विरोध का मोतिया बिंदु है। तो ये मोदिया बिंदु के शिकार होने के कारण सदैव इस प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अब आज के कुरुक्षेत्र की। मेहमानों का स्वागत करते हैं। जयवीर शेरगिल जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। शेरगिल साहब स्वागत है आपका। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी स्वागत आपका भी। अजय आलोक जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में। अजय जी स्वागत है आपका। और एक वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई साहब हमारे साथ हैं। किदवई साहब का भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत शेरगिल साहब आपसे करना चाहते हैं। आपकी पार्टी ने आज कहा कि राहुल गांधी चिर भ्रमित हैं, यानी हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन आज जब उनकी यात्रा यूपी में दाखिल हुई तो आपने सुना अभी प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही थी आज दिन में, उन्होंने कहा कि उनके भाई पर उन्हें बहुत गर्व है। ठीक है, उनके भाई, उन्हें गर्व होना ही चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा वो योद्धा हैं। आपकी सरकार ने, मोदी सरकार ने सबको खरीद लिया। जिन उद्योगपतियों का नाम वो लेते हैं उन्होंने कहा उन्होंने सबको खरीद लिया, बड़े बड़े नेता खरीद लिए, सरकार की कंपनियां खरीद ली, मीडिया को खरीद लिया, एक आदमी को छोड़ करके, राहुल गांधी। सौरभ जी नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब भारत जोड़ो यात्रा से 2-3 बातें अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहूंगा और उनको विस्तार में बात पे चर्चा की जाएगी। सबसे पहले तो आप समझिए, जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये माननीय श्री राहुल गांधी जी को व्यस्त रखने की एक बहुत ही महंगा PR स्टंट है। दूसरा, माननीय इस जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका जो संदेश है, उद्देश्य है और जो लक्ष्य है, उसको लेके ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कंफ्यूजन है, एक उलझन है। ये एक केजरीवाल जी की जो ऑड इवन डे स्कीम की तरह है। ऐसे ऑड इवन डे पे इसका लक्ष्य, उद्देश्य और संदेश बदल जाता है। जिस दिन ऑड डे होता है, माननीय श्री राहुल गांधी कहते हैं भारत में बहुत नफरत है। जिस दिन इवन डे होता है वो कहते हैं मैं 2800 किलोमीटर चला और मुझे कहीं भी नफरत नहीं मिली, कुत्ते, बिल्ले, सुअर और सब जोड़े, कहीं उनको भी नहीं नफरत मिली। तीसरा, अब इस संदेश से जो कंफ्यूजन की बात की है, इससे पूरी भारत जोड़ो यात्रा का अगर निष्कर्ष निकाला जाए, वो निष्कर्ष है ये: इस भारत जोड़ो यात्रा से सिर्फ हिंसा, राजनीतिक हताशा, देश विरोधी संदेश, राजनीतिक सहयोगी विरोधी संदेश वो निकल के आया है। आज यात्रा उत्तर प्रदेश में एंटर कर रही है, हो गई है। कल ही आपके इंडिया टीवी पे भी खबर ये छपी है, मेरे सामने आर्टिकल है। 52 नेताओं ने बलिया में से, जिसमें से CB मिश्रा ने, यूपी वर्किंग कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 52।
आज माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी योद्धा कह दें, तपस्वी कह दें, यही वो उत्तर प्रदेश है जहां उनकी लीडरशिप में 98% सीटों पे जमानत जब्त हो गई थी और 2% सीटों पे इनको वोट मिली थी। तीसरा, आज वही उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, वही अखिलेश यादव हैं जो आज ये ट्वीट खेल रहे थे। उन्होंने कहा धन्यवाद, शुक्रिया, आपको बहुत मुबारक, पर हम शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कांग्रेस को एक लाइबिलिटी समझ के साइड पे कर दिया। आज मायावती जी ने भी मुबारकबाद भेजी थी, जुड़े नहीं। 18 फ्लोर लीडर्स को, 18 नेताओं को चिट्ठी का आंकड़ा सामने आया है, निमंत्रण मिला भारत जोड़ो यात्रा पे। सिर्फ 2 नेता अपने नाम के, माननीय उद्धव ठाकरे जी और माननीय स्टैलिन जी शामिल हुए, और कोई नहीं हुआ। अब मैंने राजनीतिक हताशा क्यों बोली, बाकी बिंदुओं पर चर्चा होगी। आज यात्रा शुरू हुई, ये राजनीतिक नहीं है। भारत टूट रहा है, वो जुड़ गया अगले दिन। अब कह रहे हैं हम ऑपोजिशन फेस हैं, अखिलेश कह रहे हैं हम आपके साथ नहीं है, ये कह रहे हैं नहीं नहीं आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। राजनीतिक हताशा देखिए, इतनी मजबूरी हो गई है। आपके घर में कोई दावत हो या कोई आप फंक्शन हो, हम कह दें भाई हम नहीं आ सकते, आप तंबू टेंट गाड़ के बैठे हो, नहीं कृपा जरूर आइए, जरूर आइए। सन 2014 से लेके 2000, अब इसको राजनीतिक के तराजू में तोला जाए, राजनीतिक तराजू में, सामाजिक तराजू में, देश हित के तराजू में तोला जाए। भारत जोड़ो यात्रा 0/0 है। मैं क्यों कह रहा हूं, सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना से निकलती है, जिस सीट पे, अगर मेरे तथ्य सही हैं, मैं सब्जेक्ट टू करेक्शन, जो कांग्रेस कभी 37,000 वोट पे जीती थी, आज तीसरे नंबर पे आ गई है। 3 नवंबर को 7 असेंबली बायपोल के रिजल्ट आए थे, कांग्रेस ने खाता ही नहीं खोला, 0, जिसमें तेलंगाना थी, आदमपुर थी, उत्तर प्रदेश की सीट थी, बिहार की सीट थी। तो अगर राजनीतिक तराजू में तोला जाए, वहां भी विफल। सामाजिक, अगर देश हित में, अब संदेश क्या आए हैं देश हित में, चाइना के सिपाही भारत के सिपाही को पीट रहे हैं। इंडिया टीवी का आर्टिकल है मेरे पास, मैं पढ़ देता हूं। हेडलाइन क्या है, चाइना के साथ जो समस्या है इसलिए है भारत अंदर से कमजोर है, अ कंफ्यूज्ड नेशन विदाउट अ विजन। जी, कहा इंडिया टीवी अखबार ने, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में और माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी की नफरत देखिए, अपने ही देश को घोषित कर दिया अ कंफ्यूज्ड नेशन विदाउट अ विजन। अच्छा ठीक है शेरगिल साहब, देखिए ये तो राहुल गांधी ने कहा है, हम उस पर अभी बात करेंगे। आपने बाकी जितने आरोप लगाए वो पॉलिटिकल आरोप हैं, राजनीतिक आरोप है, उन पर चर्चा होगी। एक आरोप आपने जो लगाया, शुरुआत में पहली बात आपने कही है, राहुल गांधी को व्यस्त रखने का बड़ा महंगा PR स्टंट है। अब ये आरोप कोई वो व्यक्ति लगा सकता है जो कांग्रेस पार्टी को जानता हो, अंदर से जानता हो, जो राहुल गांधी को जानता हो। जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए, राहुल गांधी को व्यस्त रखने की क्या जरूरत है कांग्रेस पार्टी को? भाई सब कांग्रेस पार्टी में हर कोई उनको अपना सबसे बड़ा नेता मानता है। नहीं देखिए, उसमें कोई दो राहें नहीं है कि उनको बड़ा नेता मानता है। तभी तो सलमान खुर्शीद जी ने बोला कि खरगे साहब तो ऐसे ही हैं, असली नेता राहुल गांधी हैं। तभी उनका जो था, जैसे गाड़ी श्री राहुल गांधी की है, ड्राइवर खरगे साहब को रखा हुआ है। ये निष्कर्ष, अगर साधारण भाषा में इसको मैं एक्सप्लेन करूं। दूसरा, आपने बोला, देखिए श्री राहुल गांधी जी की मेरे मन में आज पूरी इज्जत है। मैंने अपनी पार्टी बदली, उनसे मेरे नजरों में, जहन में, मन में उनकी इज्जत कम नहीं हुई, पर सत्य तथ्य पे टिका है। मैंने क्यों बोला, श्री राहुल गांधी सन 2019 से पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी एंड पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी के मंत्र पे चल रहे हैं कि मेरे पास पार्टी की लगाम हो पर जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं हो। ठीक है, मैं पार्टी में हर नियुक्ति मेरी मर्जी से हो, पार्टी में हर पत्ता भी मेरी मर्जी के बगैर ना चले, पर जब पार्टी हारे तो मेरे पे कोई प्रश्न ना उठाए। अब उनको व्यस्त रख, खरगे साहब अध्यक्ष बन गए हैं। माननीय श्री राहुल गांधी के जितने दरबारी हैं, और सुरेंद्र भाई उनमें से नहीं हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, ये कांग्रेस के सिपाही हैं, ये उनके दरबारी नहीं हैं। ये जो उनके दरबारी हैं, चमचे हैं, जब खरगे साहब बन गए हैं, वो क्या करेंगे? अच्छा। तो 100 करोड़ रुपया खर्चा जा रहा है माननीय श्री राहुल गांधी को व्यस्त रखने के लिए। तो ये PR एक्सेलेंट, ठीक, मैं जवाब ले लूं जरा सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी, आपने सब कुछ उन्होंने कह दिया, राहुल गांधी को व्यस्त रखने के लिए बेसिकली उनको कोई काम देना था, अध्यक्ष कोई और बन गया, राहुल जी लीडर तो हैं, लेकिन क्या करें, तो यात्रा निकालें राहुल जी, इसके लिए इतना उन्होंने कहा 100 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी ने खर्च दिया PR स्टंट के लिए। सौरभ भाई, कभी हमने सोचा नहीं था कि जयवीर और हम आमने सामने बैठे होंगे। एक शेर याद आ गया, इन पे एक बोल दूं, उसके बाद अपनी बात कहूं कि अब तुम्हें गैर के दरबार में झुकना होगा, तुमने अपने कबीले से बगावत की है।
आज अगर जयवीर कांग्रेस में होते तो जो बात मैं कह रहा हूं वो कह रहे होते और इनके सामने कोई और होता, संबित पात्रा होता है क्या होता। इस तरीके की बातें तब नहीं, उस आदमी को नहीं कहनी चाहिए कि जो ताजा ताजा गैर के दरबार में गया हो। 3-4 चीजें हम बहुत स्पष्ट कहते हैं, हमें भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी के ऊपर अटैक कर रही है उससे बहुत स्पष्ट है कि यात्रा बहुत सक्सेसफुल है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हताश है, निराश है, क्षोभ में है, गुस्से में है, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, गंदी से गंदी भाषा का, जयवीर ने तो खैर बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन जितनी भी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं इनके सारे प्रवक्ता वो कर रहे हैं, उससे बहुत स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत हताश हो गई है और भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य में सक्सेस हो रही है, चूंकि ग्राउंड पर कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द दोबारा से आ रहा है, किसानों की समस्या उठाई जा रही है, महंगाई का विरोध किया जा रहा है, बेरोजगारी इस समय उच्चतम दर पर है, उसका विरोध करने के लिए लोग आ रहे हैं, लोगों को विश्वास हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी की समस्या का समाधान करेगी। तो ये सारी की सारी चीजों में, महंगाई का समाधान करेगी, सारी चीजों के उद्देश्य से अगर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो इसका समर्थन किया जाना चाहिए। और जिस तरीके की बात अभी सुधांशु की शायद मैं सुन रहा था, मेरे पास टीवी नहीं था, उन्होंने आज बोला तो कि वो चिरैवेती और क्या नाम ये चिर युवा चिर वो सारी चीजें कर रहे थे, तो एक दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी चिरैवेती चिरैवेती चिरैवेती, आज तक चिरैवेती हो रही है उनकी, 30 पन्ने की किताब से वो चिरैवेती हो गए। तो याद रखा करें सुधांशु जी, इस इतिहास को भी याद रखें और कांग्रेस के इतिहास को भी याद रखें, जनसंघ आरएसएस के भी इतिहास को याद रखें कि हमने कभी अंग्रेजों की चाटुकारिता, अंग्रेजों के भी खिलाफ लड़े और अंग्रेजों के दलालों के भी खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे, इस चीज को जान लीजिए। तीसरी बात आपने उत्तर प्रदेश में करी, सौरभ भाई मैं अपनी बात रोकूं? कर लें आप कंप्लीट कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। तीसरी बात इन्होंने अभी जयवीर ने कही कि उत्तर प्रदेश में कोई आदमी आ नहीं रहा, चिमटे से नहीं कर रहा, ऐसे नहीं कर रहा, हम लंगर गाड़ के बैठे हैं। जयवीर भाई आप भी पंजाब के हो, मेरी ससुराल भी वहीं की है। निमंत्रण तो सबको दिया जाता है, आए कोई ना आए। और पहली चीज, हमने तो बहुत स्पष्ट है, राजनीतिक यात्रा नहीं है, सामाजिक यात्रा है। हमने तो निमंत्रण दिया था, आप चले गए कोई बात नहीं, लेकिन बाकी लोगों ने तो शुभकामनाएं दी यात्रा की, चाहे अखिलेश यादव नहीं, उसमें राजपूत साहब दो बातें हैं। हमारे एक तो ये कि हर आदमी जो है आपको मॉरल सपोर्ट दे रहा है, चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती जी हो, जयंत चौधरी हो, ट्विटर पर सारे समर्थन कर रहे हैं, जमीन पर कौन समर्थन करेगा और इलेक्शन में कौन सपोर्ट करेगा। उन्होंने जब राजनीतिक बात की तो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे, फिर आपने भी फिर दोहराया कि सामाजिक यात्रा है, राजनीतिक यात्रा नहीं है। आपकी पार्टी कहती है कि ये कोई एनजीओ नहीं है कांग्रेस पार्टी। मैं दोनों बातें कहता हूं, मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि आज की डेट में हमारी ये सामाजिक यात्रा है और सामाजिक यात्रा में हम बुलाते हैं सबको, यज्ञ में सब। जी चलो, सुरेंद्र जी की आवाज नहीं आ रही है। सुरेंद्र जी आप अगर मुझे सुन रहे हो तो उनकी बात हम दोबारा पूरी सुन लेंगे। किदवई साहब, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता जो हैं वो राहुल गांधी की इस यात्रा में जी जान से जुटे हुए हैं, बाहर से तो यही दिखाई देता है और सब बड़े एक्साइटेड नजर आते हैं। आप सब ये समझना चाहते हैं कि वाकई में कांग्रेस पार्टी को इस राहुल गांधी के इस एंडेवर से, उनके इस अभियान से रियलिस्टिक उम्मीदें क्या हैं और क्या वाकई में वो जो कहते हैं मीडिया के सामने या जो माइक पर कहते हैं कि ये सामाजिक यात्रा है, देश का माहौल ठीक करने की यात्रा है, इसका कोई पॉलिटिकल पहलू नहीं है? राशि जी। सर आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर। हाँ जी, देखिए सौरभ, आज हम इस बात में चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, यही एक उस यात्रा की एक तरीके का कामयाबी की तरफ दिखाता है। देखिए चर्चिल का एक बड़ा मशहूर कॉल है, चर्चिल ने कहा था अपने राजनीतिक विपक्षियों के बारे में कि अब्यूज मी, क्रिटिसाइज मी, बट प्लीज डोंट इग्नोर मी। राहुल गांधी को भारतीय राजनीति में कई बार उनको नजरअंदाज किया जा रहा था, आज वो चर्चा का विषय है। यात्रा कितनी कामयाब है, क्या होगा, उसका पॉलिटिकली कितना फायदा होगा, ये तो हमें आने वाले समय में बताएगा। दरअसल देखिए, ये यात्रा के पीछे उद्देश्य क्या है, ये चाहे आप सामाजिक कहें या जो भी कहें, ये मेरी नजर में पूर्ण रूप से ये एक पॉलिटिकल यात्रा है। इसका पर्पस बिल्कुल साफ है कि एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव बनाने की कोशिश
की जा रही है कि अगर भारत का मतदाता 2024 में कोई ऑल्टरनेटिव की तरह दिखता है और वो कोई ऑल्टरनेटिव जो है तो उसमें राहुल गांधी सामने नजर आएंगे और बाकी नेताओं के बारे में वो बड़े कद में नजर आएंगे, चाहे पर्याप्त सीटें हो या ना हो। कांग्रेस का अंदरूनी तौर पर आकलन ये है कि भाजपा की अगर सीटें कम होगी तो एक 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 खिचड़ी सरकार, एक गठबंधन की सरकार बनेगी। वो सरकार में कौन हो इसका अभी पूरा अंदाजा नहीं है, लेकिन ये इस तरह के समीकरण है और इसीलिए ये दर्शाता है कि अखिलेश यादव या जयंत चौधरी या मायावती जो है वो इस यात्रा में नहीं शामिल हो रहे, क्योंकि सबको एहसास है कि अगर राहुल गांधी मजबूत हो गए तो उनका जो राजनीतिक कद और हैसियत है या जो क्षमता है उस पर कहीं ना कहीं बट्टा लगेगा। तो इस तरह की विपक्ष की राजनीति है। हमें देखिए, भाजपा जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, जिस तरीके के तीखे प्रहार कर रही है, वो सारी बातें बताते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लेकर के या उनकी राजनीतिक सरगर्मी को लेकर के उन्हें कुछ महसूस हो रहा है और वो महसूस होने में कितना नुकसान होगा, यही राहुल गांधी की जो यात्रा है उसकी कामयाबी को दर्शाता है। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि अगर भविष्य में 2024 के चुनाव में कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि एक बीजेपी के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने एक विकल्प चुनना हो देश को, तो वो राहुल गांधी होंगे। ये कांग्रेस पोजीशनिंग करना चाहती है और ये विकल्प वो पूरे देश के साथ साथ विपक्ष के सामने भी रख रही है और बीजेपी को तपिश महसूस हो रही है। अजय आलोक जी। अरे भाई, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम लोग राहुल गांधी को डिस्कशन कर रहे हैं, यही उनके लिए बहुत है। यही तो कांग्रेस पार्टी चाहती है। क्यों नहीं चाहेगी? यात्रा इतनी लंबी निकाल रही है, इतना खर्चा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो स्वाभाविक है कांग्रेस पार्टी चाहेगी, उसका केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा कि राहुल गांधी चर्चा में रहे, रोज शाम में डिबेट हो, सौरभ जी कुछ बोले, अजय लोग कुछ बोले, बीजेपी वैसे गाली दे, कांग्रेस डिफेंड करे, राशिद जी उसको लेवरेज दें, तो सब ये नेचुरल चर्चा होगा तो राहुल गांधी जी चर्चा में आएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि सारी चर्चाओं तो हम लोग कर लेते हैं, राहुल गांधी अपलिफ्ट भी हो जाते हैं, लेकिन वो संत के पांव जहां पड़ते हैं तो वहां पर बंटाधार हो जाता है। रहे राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल देते हैं कि कहानी खत्म, भारतीय सैनिक पिट रहे हैं, लीजिए, सर्दी से आप डर रहे हैं, लीजिए। उसके बाद आज भी कुछ बोल दिया है ना कि चाइना घुस गया, कभी भी चाइना आक्रमण कर देगा, चाइना पाकिस्तान मिले हुए हैं। किसने बोला? पैरेलल सीक्रेटिव एजेंसी रॉ खोल दिया है क्या कांग्रेस पार्टी ने, कि किसी ने कान में आके बोल दिया कि चाइना कभी भी आक्रमण कर देगा? नहीं, उन्होंने ये तो कहा हमारे है कि आपकी जिस चर्चा तरीके से होगा क्या? उन्होंने नई बात ये कही है, नई भी नहीं है वैसे, उनका कमल हसन के साथ बातचीत का एक ऑडियो अब रिलीज हुआ है, वो दो तीन दिन बल्कि उससे भी पुराना है, और उसमें उन्होंने कहा कि जैसे रशिया ने यूक्रेन की ज्योग्राफी बदलने के लिए हमला कर दिया, ऐसे ही भारत की ज्योग्राफी बदलने की कुछ तैयारी और मंशा बना रहा है चीन, तो होशियार रहे भारत। अब बताइए, जिस व्यक्ति को यह अंदाज नहीं है कि यूक्रेन एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट है, रशिया न्यूक्लियर स्टेट है और इंडिया न्यूक्लियर स्टेट है, रशिया और यूक्रेन विश्व भारत और चीन को वो कंपेयर कर रहे हैं, आईक्यू का ग्रे लेवल इतना है, तो मैं कहा ना, जहां पड़े संतन के पांव वहीं हुआ बंटाधार। हम और आप चर्चा करके राहुल गांधी की टीआरपी कितनी बढ़ाते रहे भाई, हर 3 दिन पे कुछ ऐसा निकलेगा बॉम्बशेल की काम खत्म। कांग्रेसियों के लिए तो मैं कहता हूं ना, राहुल गांधी जब बोलते हैं तो सारा कांग्रेसी इस तरह से डरते हैं। वो कहावत है ना कि तू रेल सी चलती है, मैं पुल सा थरथराता हूं, वही हालत है कांग्रेस पार्टी की। अब कितना भी टीआरपी एक्सरसाइज कर लें, राहुल गांधी के एक एक बयान जो है उनको 10 माइल आगे जाते हैं, उनको 50 माइल पीछे कर। अच्छा, आपकी बातों पर क्या कहना है सुरेंद्र जी को, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इनके जैसे नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता सब जो है माहौल बनाते हैं और वो माहौल खुद ब खुद राहुल गांधी जो है उसकी हवा निकाल देते हैं। आता हूं सुरेंद्र जी आपके पास, और जयवीर जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। इसमें छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा आज एंटर हुई है और जैसा जयवीर शेगिल कह रहे थे कि इस यात्रा का भविष्य राजनीतिक तौर पर क्या होगा, जो विपक्ष के साथी हैं क्या वो उनके साथ आएंगे, यात्रा में शामिल होंगे, जिन जिन राज्यों से यात्रा गुजरी है वहां यात्रा में जो लोग दिखे क्या वो वोट भी देंगे, ये सारे सवाल हैं राहुल गांधी के सामने और उनकी पार्टी के सामने। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। राहुल गांधी की यात्रा अब उत्तर प्रदेश में है और आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई की ओर मुखातिब होकर कहा उन्हें बड़ा गर्व है अपने भाई पर, जिस तरीके से उन्होंने यात्रा निकाली और मोदी सरकार के खिलाफ वो निडर होकर डटे हुए हैं, ना उन्हें कोई खरीद सकता है ना उन्हें कोई डरा सकता है। सुरेंद्र राजपूत जी, अभी चर्चा हो रही थी तो अजय आलोक जी ने कहा कि भाई उद्देश्य यही है कि चर्चा हो जाए किसी तरीके से। वो रोज शाम को एक डिबेट में राहुल गांधी की यात्रा की चर्चा हो जाती है, बस इतना भरी है, इससे ज्यादा कुछ और हासिल होना नहीं है। किदवई साहब का
कहना शब्दों में यही है, मकसद दूसरा उनका कहना है कि चर्चा हो रही है। इसका मतलब राहुल गांधी की यात्रा में कुछ दम है, इसका मतलब यह है कि उनके पीछे कुछ ना कुछ जनाधार जोड़ता जा रहा है। लेकिन बीजेपी कहती है लॉन्च, फिर रीलॉन्च, फिर री लॉन्च, ऐसे कितनी बार रॉकेट उड़ेगा? देखिए, दो तीन बातें सौरभ भाई बड़ी स्पष्ट हैं। अजय लालोक जी वेटिंग इन प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, तो वो हर वो मुमकिन चीज कहेंगे जिससे उनके जो बॉसेज हैं, जिनसे उनको भारतीय जनता पार्टी में एंट्री चाहिए, वो उनकी हो जाए। तो इसलिए उनके ऊपर ज्यादा समय नहीं खराब करना चाहिए, उन्हें ऐसा ही कहना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को मैं दो तीन चीजें याद दिला देता हूं कि यात्रा का उद्देश्य जो है, आप परेशान मत होइए, ये यात्रा आपको भी हटाएगी और आपके धन्ना सेठों को भी हटाएगी। क्या आज की डेट में ये सच नहीं है सौरभ भाई कि 90% संपत्ति के ऊपर 10% लोगों का कब्जा हो गया है? क्या आपको यह नहीं मालूम है कि देश के कुछ धन्ना सेठों को पूरे देश की वेल्थ जो है, चाहे जनधन खाते के रूप में, चाहे किसी खाते के रूप में हो, जाकर के उनको लैंड कर दी है और उनके एनपीए तक लगातार बढ़ते जा रहे हैं? क्या आपको यह अपने आप में सच नहीं है कि अभी सीएमआई की रिपोर्ट आई है, 8.5% से ऊपर की बेरोजगारी की दर हो गई है और पूरे सर्वाधिक है इस समय? क्या आपको यह नहीं मालूम है कि महंगाई इस वक्त सबसे ऊपर है? इन सारी चीजों के खिलाफ अगर राहुल गांधी सड़क पर उतर रहे हैं, जनता को जन जागरण कर रहे हैं, तो इसमें मुझे किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? कहां कंफ्यूज है भाई? कौन कंफ्यूज है? कंफ्यूज तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी है। एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि साहब इनके पास दर्जन भर लोग नहीं है, 52 लोग छोड़ करके चले गए। सुरेंद्र जी एक सेकंड, ये कंफ्यूज का शब्द कहां से आया, इस पर बात होनी चाहिए, दर्शकों को भी पता चले। देखें, आप यात्रा निकालें, आपका धर्म है, आप राजनीतिक पार्टी हैं, ये आपके विरोधी हैं, ये आपके ऊपर हमला करेंगे, ये इनका कर्तव्य है पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर। कंफ्यूज शब्द आया जब राहुल गांधी ने अपने कमल हसन को दिए गए इंटरव्यू में यह कहा कि चीन भारत के अंदरूनी हालात का फायदा उठाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर है, भारत के लोग आपस में लड़ रहे हैं और भारत एक कंफ्यूज देश है। तो कंफ्यूज देश जब वो भारत को कहते हैं, तब इनकी पार्टी ने कहा कंफ्यूज देश नहीं है, राहुल गांधी है। भारत को उन्होंने भारत सरकार कंफ्यूज है ना, कंफ्यूज नेशन की सरकार कंफ्यूज। सुरेंद्र जी, मैंने वो इंटरव्यू 2-3 बार सुना है। अब पहले उनके शब्द है कंफ्यूज नेशन। अरे मैंने भी ऐसा है, मैंने भी वो इंटरव्यू, उस इंटरव्यू से पहले प्रेस, राहुल जी की प्रेस, सब कुछ मैंने सुनी है सौरभ जी, जिम्मेवारी से कह रहा हूं। फिर सुन लीजिए अब आप सुनिए कायदे से। हां, भारत की सरकार कंफ्यूज है और भारत की सरकार ने, हम लोगों ने पिछले 70 साल में चीन को और पाकिस्तान को एक नहीं होने दिया। नहीं, इन लोगों ने चीन और पाकिस्तान को एक कर दिया है। सुरेंद्र जी, जहां जो बात फैक्ट की होती है, मुझे लगता है उसको मान लेना चाहिए। जो चीज रिकॉर्ड पर हो ना, उसको मान लेना चाहिए। अरे सुनिए, नहीं, मैं कैसे सुन लूं आपकी? आप मुझे कह रहे हैं कायदे से सुनिए, मैंने बहुत कायदे से आपकी बात भी सुनी है, मैंने वो इंटरव्यू भी सुना है। सुन लूं आपकी, जब मैं लगातार, मैं तो 24 घंटे आप मान नहीं रहे ना उस बात को, आप जवाब दे दे इस बात का। मैं कह रहा हूं, मैं आप नहीं मान रहे हो। नहीं, कंफ्यूज नेशन शब्द बोला है सर उन्होंने। मैं प्रमाण देता हूं आपको। अरे दीजिए प्रमाण, मैं आपको सुना देता हूं उनका इंटरव्यू का। नेशन आज की डेट में सरकार किसकी है? नेशन किसको कहते हैं? नेशन का मतलब सरकार होता है। सौरभ की सरकार है, नरेंद्र मोदी। अरे नेशन का मतलब सरकार होता है क्या सुरेंद्र जी? नेशन मतलब राष्ट्र। नरेंद्र मोदी ही तो राष्ट्र। अरे राष्ट्र का मतलब नरेंद्र मोदी थोड़ी हो गया, या मोदी सरकार थोड़ी हो गया। सरकार है वो। सुनिए, देखिए सौरभ भाई, अगर आपको शल्य की तरीके से बैटिंग उनकी तरफ से करनी है, हालांकि देखिए आप ये सब बातें बहुत पुरानी हो गई, ये सब डायलॉग बहुत पुराने हो गए सुरेंद्र जी, बहुत पुराने बहुत डायलॉग हो गए। ये अब इनको छोड़िए, कुछ नया लेकर के आइए, ठीक है? ये जो बात मैंने अपने मन से नहीं कही, आपके नेता का इंटरव्यू है, यूट्यूब पर पड़ा है, दुनिया सुन रही है, आप उसको डिफेंड कर सकते हैं तो करिए, पर्सनल रिमार्क करने से क्या मतलब है? नहीं, राहुल गांधी ने कहा कंफ्यूज नेशन, कंफ्यूज राष्ट्र, भ्रमित राष्ट्र। कोई पर्सनल रिमार्क कर रहा हूं नहीं, अभी आपने किया है। बिल्कुल, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस राष्ट्र को भ्रमित कर दिया है। बिल्कुल, अब आए ना, आप बोले, आप सही है, आप बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं। अरे नहीं, तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी है भाई, क्यों नहीं है? आप मुझसे क्यों लड़ रहे हैं? आप नरेंद्र, आपको लड़ना चाहिए भारत की। अरे मैं आपसे लड़ नहीं रहा हूं, आप मुझसे मेरा काम है जो रिकॉर्ड पर हो वो बात सच जाए। आपके नेता ने कहा कि चीन फायदा उठाएगा क्योंकि भारत देश कंफ्यूज हो गया है। आपका काम देश की रक्षा करना भी है साहब। मैं इस प्रोग्राम में आप अगर कोई गलत बयानी कर रहे हैं, मैं केवल उसको दुरुस्त कर रहा हूं। मैंने आपको इससे पहले बोलने से तो रोका नहीं, उसमें बहुत समय जाता है। सुरेंद्र जी, किसमें उलझ रहे हैं आप?
अभी आपने खुद कहा कि इस सरकार ने मैं नहीं देश को लग रहा हूं, भ्रमित सर। कर दिया है। ठीक है, आप इतनी बात करें, इसका जवाब मैं इनसे ले बिल्कुल कर सकता दिया हूं। है। ठीक है, तो आप भी कह रहे हैं कि देश कंफ्यूज हो गया। बोलिए शेरगिल इस जी। सरकार और सुन कंफ्यूज लीजिए, किया है आपकी सरकार ने। उसका भी मैं आपको प्रमाण दे देता हूं। एक मिनट जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। क्या बोल रहे हैं आप सुरेंद्र भाई? मैंने आपको टोका नहीं, मैं केवल 1 मिनट लूंगा। सौरभ जी, ऐसा है, आप वो YouTube चलाइए। अगर राहुल गांधी जी ने नहीं बोला नेशन इज कंफ्यूज्ड विदाउट अ विजन, तो मैं प्रवक्तागिरी छोड़ देता हूं और वकालत भी छोड़ देता हूं। और अगर राहुल गांधी ने बोला है अ नेशन इज कंफ्यूज्ड विदाउट अ विजन, तो सुरेंद्र भाई वादा कह रहे हैं ये रिजाइन करेंगे प्रवक्तागिरी से और राजनीति छोड़ेंगे। चलिए अब उसके दूसरे सेगमेंट में आते हैं। इन्होंने मेरे निजी टिप्पणी करते हुए मुझे और कहीं दरबार में जाने की नसीहत या तंज कसा। एक शेर मैं भी पढ़ देता हूं। अगर सीख लेते अगर हम भी चमचागिरी का पैंतरा, तो कई पदों से नवाजे जाते, पर जमीर बेच के जमींदार कहलाना हमें कबूल नहीं था। तीसरा, बार बार सेठ का नाम ले रहे हैं, सरकार 2 सेठों की है। राजस्थान सरकार ने उन्हीं में से एक सेठ के साथ अभी 60,000 से करोड़ से अधिक का निवेश गौतम अडानी जी ने MOU किया है। तो क्या प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि अशोक गहलोत बिक गए? अपने पुत्र के साथ मंच पे खड़े होके उनके साथ फोटो खिंचवाई। तो क्या प्रियंका गांधी जी आज अपनी ही सरकार के अपने ही मुख्यमंत्री को बिकाऊ कह रहे हैं? तो फिर अडानी जी से नहीं MOU करना था, नहीं 60,000 करोड़ लेने थे निवेश में। चौथा, ऋषि जी ने बहुत अच्छा कोट दिया विंस्टन चर्चिल का। इन्हीं विंस्टन चर्चिल ने कहा था, when India will get independence, the nation will go to rebels, political leaders will be of low caliber, the poor will fight with each other and we will lose our independence। वही भाषा आज माननीय श्री राहुल गांधी बोल रहे हैं। तो अच्छा हुआ विंस्टन चर्चिल का कोट याद दिला दिया। पांचवा, इन्हीं के इस उद्देश्य के इन्होंने कहा सामाजिक, सिर्फ 5 तथ्य दूंगा अपनी बात रखने पर। कौन सा सामाजिक उद्देश्य? सिर्फ हिंसा, राजनीतिक हताशा और देश विरोधी बात। हिंसा की बात, 12 सितंबर को हाफ पेंट को आग लगाते हुए एक फोटो वायरल होती है, क्या यह सामाजिक उद्देश्य है? जॉर्ज पुनिया जो एक पादरी है जिसने कहा था मैं जूते इसलिए डालता हूं कि भारत की जो धरती है, जो अपवित्र धरती है, उससे बच पाऊं। जीसस क्राइस्ट सिर्फ एक भगवान है, हिंदू देवी देवता होते ही नहीं, उनके साथ जफियां डाल रहे हैं श्री राहुल गांधी। जगदीश टाइटर जो हम सिखों का नरसंहार किया उसकी ताजपोशी होती है, उनको भारत जोड़ो यात्रा का कोऑर्डिनेटर यहां जो भी बनाया। तो क्या यह सामाजिक संदेश है? यह कहना अपने देश के सैनिक को कि चीन आके तुम्हें पीट गया, ये तो कहेंगे वो भी नहीं बोला, वो चिल्लाइए, वो सामाजिक संदेश है? यह कहना हिंदुस्तानी से लड़ रहा है जबकि ऐसी कोई बात नहीं, क्या वो सामाजिक संदेश है? सत्य तो यह है, मैं दोहरा देता हूं, श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो जो श्री राहुल गांधी व्यस्त यात्रा है, ना तो इनके साथ वोटर जुड़ रहा है। 7 राज्यों का चुनाव हुआ है सन 2022 में, 7, उसमें से कांग्रेस का खाता 1 में खुला है। 406 नेता कांग्रेस को छोड़ गए, 222 कैंडिडेट छोड़ गए। ठीक है शेरगिल साहब, देखें एक बात ये भी बड़ी साफ है, राजनीति आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, हम सब लोग देखते हैं कि विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में अंतर बहुत होता है। अगले साल तो 11 राज्यों में चुनाव होने, अगले साल कह रहा हूं, इस साल माफ कीजिएगा, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2023 में बहुत कई राज्यों में चुनाव होने हैं, तो देखते हैं। कांग्रेस पार्टी भी 19 से पहले भी कुछ राज्य जीती थी, 19 में कुछ और हुआ, वो अलग बात है। तो चुनावों में क्या हो जाए ये तो कोई नहीं कह सकता। अब राहुल गांधी का कितना जोर चलेगा इस यात्रा के बूते पर, यह अलग बात है। कि भाई साहब, फिर हम वोटों वाली बात पर आ जाते हैं। तो राहुल गांधी की इस यात्रा से उनको जो भी पॉलिटिकल ट्रैक्शन मिल रहा है उसका कितना ट्रांसलेट होता है वो वोट में? लोगों ने कहा कि जब यात्रा शुरू हुई थी, दक्षिण से शुरू हुई, वहां पर राहुल गांधी की पार्टी का फुटप्रिंट लगभग मिट गया है। तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना में भी अब बीजेपी हावी होती जा रही है तमाम राज्यों में। ऐसे ही अब उत्तर प्रदेश में वहां आ गए, यहां पर जनाधार बहुत कम है। तो आपको लगता है कि ये यात्रा जो है वाकई में पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स भी उनके बदल सकती है? देखिए सौरभ, इस सारी परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। अब इस साल में जो आपने 9 चुनाव का जिक्र किया, उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ है और कर्नाटक में भी चुनाव है। ये अगर 2 भी राज्य कांग्रेस के हाथ में आ जाते हैं, जैसे कर्नाटक की बात की जा रही है, और अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस वापसी करती है या छत्तीसगढ़ में अपना जनाधार रखती है, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कांग्रेस पार्टी के लिए, और उसमें कहीं ना कहीं श्रेय जो है यात्रा को भी जाएगा।
देखिए, यात्रा के बारे में फिर मैं कहूंगा बहुत सारी बातें कही जा रही है। यात्रा एक सिर्फ एक जो ऑल्टरनेटिव नैरेटिव है देश में, वो उसको प्रस्तुत करने का एक प्रयास है, और हम जो उसको उसमें चर्चा कर रहे हैं, उसकी बातों को कह रहे हैं। देखिए, हमें एक सौरभ, एक जो मैं पूरा डिस्कशन सुन रहा था, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से ये डिस्कशन कंडक्ट कर रहे हैं, एक बात मैं कहना चाहूंगा अपने राजनीतिक मित्रों से कि देखिए, जब हम बात करते हैं, बिल्कुल राजनीति में एक दूसरे पर प्रहार और वो करना चाहिए, लेकिन क्या हम एक राजनीतिक दल को, जिसने सत्ता में रहते हुए 3 लड़ाइयां जीती, जिसका एक पूरा इतिहास है, जिसको 10 करोड़ 17 करोड़ लोगों का जन समर्थन मिलता है, सीटें कितनी आती है अलग बात है, जी। उसकी हमें राष्ट्र के प्रति जो समर्पण की भावना है, या जो उसका जो एक इंटीग्रिटी है, उसके ऊपर हमें क्या प्रश्न उठाना चाहिए। दरअसल जो हम एक भेद मिटा देते हैं बीच में, जिसका आपने जिक्र भी किया कि भारत राष्ट्र और भारत सरकार, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। मेरा राष्ट्र के प्रति पूरी जो है मेरा एक आदर सम्मान और पूरी समर्पण की भावना है, उसमें कोई वो नॉन नेगोशिएबल चीज है। लेकिन एक राजनीतिक दल के बारे में मेरी राय बट और एक सरकार के बारे किरणी में साहब, मेरी राय ये अलग शायद दोनों तरफ है। से होता है। अगर आप देखें, भारतीय जनता जी हाँ, पार्टी कहती है बिल्कुल। कांग्रेस लेकिन इसमें अगर राहुल पार्टी ने गांधी की चंदा ले जबान लिया से चीन ऐसी से, बात इसलिए निकल चीन की गई, भाषा बोलते हैं। देखिए, उसमें कांग्रेस कहती है कि मैं मोदी सुरेंद्र सरकार, से भी कहूंगा- नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से डरते हैं, चीन से डरते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं है। जी जी, देखिए, ये सारी बातें जो है, इसमें राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। और मैं सुरेंद्र जी से भी कहूंगा, हो सकता है राहुल गांधी ने वो बात ऐसी कह दी हो जो उनकी मंशा ना हो, तो उसमें क्लैरिफिकेशन आना चाहिए बजाय ये कहने के। लेकिन उनके विरोधी भी अगर उनको ये सोचे कि वो देशद्रोही है, तो मुझे लगता है ये काफी आपत्तिजनक बात है, क्योंकि कांग्रेस अच्छा, में आप 50 खराबियां ढूंढ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को आप देशद्रोही नहीं मान सकते, क्योंकि देश के चलें लिए ठीक। उन्होंने भी एक आजादी एक के पॉइंट बाद आ गया आपका, मैं अजय जी के पास जाऊं उससे लड़ाई पहले सर एक चीज और। अभी आपने जो कहा कि एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव पेश करने की बात है, और वो यात्रा के जरिए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। मेरा आपसे पूछना है कि इसमें नया क्या है? क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, और अगर वो जीतती है तो पीएम पद के उम्मीदवार होंगे? ये 2014 में, 2019 में देश को मालूम नहीं था? ये पता था? क्या विपक्षी दल उनके पीछे पहले खड़े थे जो आज हट गए हैं? ऐसा तो नहीं है। क्या राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी जहां है और बाकी जो क्षेत्रीय दल ज्यादा मजबूत हैं वो अपनी जगह दे देंगे राहुल गांधी को? ऐसा भी नहीं है। तो वो क्या ऑल्टरनेटिव विजन है जो पेश कर रहे हैं राहुल गांधी? क्या नया हो रहा है? सौरभ, देखिए, जब कोई राजनीतिक दल का एक पतन हो रहा होता है, उसका डिक्लाइन हो रहा होता है, तो वो हाथ पैर मारती है। और कांग्रेस के लिए यही उसका क्रिटिसिज्म था, जो हमारे मित्र जिमी शेरगिल वगैरह भी कहते थे कि कांग्रेस हाथ पैर नहीं मार रही। अब जब वो हाथ पैर मार रही है, देखिए, राहुल गांधी हर बार चुनाव में अपने आप को चेहरा बनाते थे, और उस चेहरे में ये आ जाता था कि 51 चुनाव हुए और 39 चुनाव और 41 चुनाव राहुल गांधी ने हारे। उस नैरेटिव को राहुल गांधी ने बदल करके, वो अब चुनाव में नहीं है, खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी बात होती है, और राहुल गांधी एक जो भारत जोड़ो, जिसके ऊपर हर तरह की बात कही जा सकती है, उसके पक्ष में भी और विपक्ष में भी, वो एक नैरेटिव लेकर के आए। हो सकता है कि इसमें नयापन ना हो, लेकिन इत लोगों की जिज्ञासा है। वही मैं बार बार आ रहा हूं कि आज सौरभ शर्मा के कुरुक्षेत्र में इस बात पर डिस्कशन हो रहा है, यही उस यात्रा की उपलब्धि है। चलें ठीक। वैसे तो हमारे प्रोग्राम में क्या, मीडिया में खूब चर्चा हो रही है राहुल गांधी की इन दिनों, लेकिन फिर भी जो है कांग्रेस पार्टी को लगता है कि बहुत भेदभाव होता है। अजय आलोक साहब, 2 बातें आई हैं अभी सामने किरवई जी के इस वक्तव्य से, कि एक तो कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को, वो भी कांग्रेस पार्टी के लिए मुझे लग रहा है ज्यादा कह रहे थे, कि अगर कोई कहता है ये राष्ट्र विरोधी पार्टी है, चंदे पर चलने वाली, चीन की पार्टी से करार करने वाली पार्टी है, तो गलत है, देश में विमर्श नहीं चलना चाहिए। और राहुल गांधी ऑल्टरनेटिव विजन पेश कर रहे हैं, तो कम से कम एक जिज्ञासा, एक कौतूहल तो पैदा कर रहे हैं अपने लिए। सबसे पहली बात, मैं राशिद जी की बात से सहमत नहीं हूं। यह बात सही है कि कांग्रेस ने देश को 60 साल दिए हैं, 3-3 लड़ाइयां जीती हैं, लेकिन कांग्रेस के जितने प्रधानमंत्री हुए, जो लाल बहादुर शास्त्री से लेकर पीवी नरसिम्हा राव से लेकर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, किसी ने यह नहीं कहा था कि इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है। किसी के प्रधानमंत्री ने टेररिस्ट को 2009 में नहीं छोड़ा था। मुंबई हमलों के बाद किसी प्रधानमंत्री ने सेना को रोका नहीं था कि जवाब मत दो। ये सब जब बातें जब सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न होता है। कांग्रेस के 2004 से लेकर 2014 के शासन में 12,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए सीधे धर्मांतरण के लिए, उस पर कोई चेक नहीं लगाया गया, ये कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में आज तक राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे नहीं लिए गए थे, और किसी चाइनीज पार्टी के साथ MOU नहीं साइन किया गया था। ये सब बातें जब देश को पता चलती हैं, तो स्वाभाविक है मानव का चिंतन बढ़ता है कि ये क्या हो रहा है कांग्रेस पार्टी को। आज यही तो बात हो रही है कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र बदल गया। AK एंटोनी की 2 बार रिपोर्ट आ गई, आप अल्पसंख्यक हैं, आपको हिंदुओं से जुड़ना चाहिए। क्यों हिंदुओं से जुड़ाव क्यों हुआ आपका? ये सवाल तो आपने खुद खड़े किए हैं। दूसरी बात, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, राजनीतिक दल है, कोई NGO नहीं है।
सामाजिक यात्रा कोई आप नहीं निकाल रही है, प्योर पॉलिटिकल यात्रा है। अगर सामाजिक यात्रा निकाल रहे हैं, आज तक राहुल गांधी ने पूरे यात्रा में कितनी बार महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पे बात की है? वो तो हमेशा कहते हैं कि नफरत कम कर रहा हूं, जोड़ने चला हूं, नफरत कम कर रहा हूं। अब पॉलिटिकल एंगल समझ जाइए यात्रा का। इस यात्रा का एकमात्र पॉलिटिकल एंगल है मुस्लिम कंसोलिडेशन अक्रॉस इंडिया, ताकि मुसलमान जो छिटक के इधर उधर वोट दे रहे हैं, कभी सपा को, कभी बसपा को, कभी उधर वाईएसआर को, कभी केसीआर को, कभी केरला में सीपीआई को, वो वोट एक जगह कंसोलिडेट होकर आ जाए बीजेपी के कांग्रेस के पास, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। ब्रॉड मैसेज ये है। आज उत्तर प्रदेश में रैली घुसती है, क्यों इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। आपने कहा यात्रा केवल मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने के लिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होकर एक जगह कांग्रेस को पड़े, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों में ना पड़े, जैसा कि एक पैटर्न आया हुआ है मुस्लिम वोटों का। वो लोग चाहते हैं, कांग्रेस की ग्रैंड स्ट्रैटेजी यही है, ये 18% वोट एक जगह कंसोलिडेट होकर पड़े, बाकी राज्यों में अपने वोट लाएंगे। आप इनकी यात्रा का रूट निकाल के देख लीजिए। और तरह तरह से हिंदू विरोधी बयान आए हैं। 18 दिन केरला में यात्रा रही। इनके केरला के अध्यक्ष कहते हैं सुधाकरन कि लक्ष्मण सीता को लेकर भाग जाते हैं, राम जी को समुद्र में फेंक देते हैं, राहुल गांधी चुप रहते हैं। 18 दिन की यात्रा में एक बार भी एक एंटनी नहीं बोलते हैं कि हिंदुओं को जोड़ना है। कब बोलते हैं? जब यात्रा दिल्ली पहुंच रही है। आप दिल्ली से आपका यूपी में आप घुस रहे हैं, कौन सा रूट आप ले रहे हैं? शामली, कैराना, ये सारे वही मुजफ्फरनगर दंगों वाला बेल्ट है जिससे आप लेके निकल रहे हैं। आप तेलंगाना में जाते हैं, आप क्या कहते हैं? आपका क्या स्टेटमेंट आता है? आंध्रा में आप जाते हैं, आपका क्या स्टेटमेंट आता है? क्योंकि वहां पे आंध्रा तेलंगाना में मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन नहीं है। ये टोटल मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन यात्रा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। पादरी खुलेआम हिंदू धर्म की बेइज्जती करता है, राहुल गांधी के मुंह से बकार नहीं छूटती। एक मिनट, ठीक, इस पर जरा रिस्पॉन्ड करते हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत। अपने राजनीतिक आपका जो मंजिल है उस पर चढ़िए। सुरेंद्र जी, 3-4 चीजें बड़ी साफ हैं। हमें उम्मीद यही है अजय आलोक जी से कि भारतीय जनता पार्टी का एक अघोषित चेहरा यही बोल सकता है। मेरे पर समय न व्यर्थ करें, अपनी बातें करें। कोई बात कहेंगे तो कहेंगे कि भारतीय भाई मेरे पे समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अच्छा चलें, इतना तो सम्मान रखिए। आप जब तक वहां पर नहीं पहुंचेंगे तब तक ऐसे ही बोलेंगे। बोलिए सुरेंद्र जी। हिंदू मुसलमानी आपका करना एक एजेंडा है और आप उसी तरीके से करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा, अब जैसे जयवीर शेरगिल ने कहा, आखिरी में पूरा स्टेटमेंट आ गया ना कि कंफ्यूज नेशन विदाउट अ विजन। विदाउट अ विजन, आप देखिए भारत सरकार का विजन नहीं है, इसलिए राष्ट्र कंफ्यूज है। तो बिल्कुल सही बात है ये, और इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछले 70 साल से पाकिस्तान को और चीन को हमने एक नहीं होने दिया था। ये इकलौती ऐसी सरकार है जो 2000 किलोमीटर का एरिया भी देती है और क्या नाम उन दोनों देशों को एक करने की बात करती है। आज की डेट में हमारी सीमाओं पर थ्रेट है, इस पर कम से कम बात होनी चाहिए। क्या कर रहे थे? तीसरी बात, अरे चुप रह करके सुनो यार। आराम से सुरेंद्र जी, आराम से, आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है, आराम से बात कीजिए। तो हाँ, नहीं तो एक मिनट, जब हम इनके बीच में नहीं बोल रहे हैं तो ये बार बार क्यों? चलिए वो ठीक है, आपकी आपत्ति जायज है, मैंने केवल इतना कहा कि आराम से बात होती है। बोले। नहीं, आपत्ति जायज है तो इसका मतलब मैं क्या करूं? बार बार बीच में बोल रहे हैं। अच्छा बोलिए, अभी तो बोलिए, बात नहीं पूरी होने देना, अभी बोलिए जी। तो उसके बाद आप आ जाइए। जब यहां पर ये एक नेक्सस बन रहा है, इस नेक्सस के अगेंस्ट में अगर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? आज की डेट में अगर हम महंगाई पर बोल रहे हैं, अगर हम बेरोजगारी पर बोल रहे हैं, अगर आर्थिक असमानता पर बोल रहे हैं, अभी जयवीर शेरगिल साहब कह रहे थे 60,000 करोड़ का एमओयू बिल्कुल किया है। अडानी हमारा दुश्मन थोड़े है, अडानी देश का दुश्मन नहीं है। 70 साल से जितने व्यापारी थे वो देश के लिए काम करते थे। 2014 से लेकर के 2022 की पहली नरेंद्र मोदी की सरकार है जो व्यापारियों के लिए काम करती है। हम ये कहते हैं कि देश के लिए व्यापारी काम करें, स्वागत है, लेकिन आप तो व्यापारियों के लिए काम कर रहे हो। अच्छा समय सुरेंद्र चला गया, आपकी इस बात का मैं जवाब ले लूं बहुत शॉर्ट में। ठीक, एक सेकंड। प्रियंका गांधी ने आज ये कहा, खरीदने वाली बात हुई कि सबको खरीद लिया, राहुल गांधी को नहीं खरीदा। अब चूंकि सेठों की, उद्योगपतियों की बात हो रही है तो उद्योगपति नेता खरीद रहे हैं। बिकाऊ नहीं है, प्रियंका जी कह रहे हैं मतलब राहुल गांधी को भी खरीदने की कोशिश हुई होगी। शेरगिल जी बिल्कुल हुई होगी, क्यों नहीं हुई होगी? बहुत शॉर्ट में पूरी कांग्रेस में आप बात करते हैं। एक सेकंड शेरगिल जी, आज की डेट में हमें तो सिर्फ ये बताए ना कि सुरेंद्र जी प्लीज, आपकी बात आगे बोल रहे हैं, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, कंप्लीट कीजिए, शॉर्ट में बोलिएगा शेरगिल जी। जी, मेरे को अंत में समय मिला, मैं इतना ही कहूंगा। सुरेंद्र भाई का अभी राजनीतिक जीवन बहुत लंबा पड़ा है, लीपा मोती मत कीजिए। माननीय श्री राहुल गांधी ने देश विरोधी बात की, नेशन विदाउट विजन, अ कंफ्यूज नेशन, और चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, भारत जोड़ो यात्रा
राजनीतिक तौर, सामाजिक तौर से एक पूरी विफल यात्रा है। भारत को मोदी गवर्नमेंट इज अ कंफ्यूज्ड गवर्नमेंट है। एक मिनट, बहुत महंगा पीआर स्टंट है। ये क्लासिक एग्जांपल है ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट। अगर आप हमारे चलें, ठीक, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया जयवीर शेरगिल जी, राजपूत साहब, अजय आलोक जी, राशिद किदवई जी। अब ये राहुल गांधी की यात्रा स्टंट है या कामयाब यात्रा है, उनका उद्देश्य पूरा होता है या नहीं होता, आने वाला वक्त हमें बताएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।